हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। आज की हमारी जो क्लास है वो समाकलन के ऊपर आधारित है, या यूँ कहें कि ये समाकलन का इंट्रोडक्शन है। इस क्लास में हम समाकलन के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं उनकी बात करेंगे। समाकलन कैलकुलस का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। इससे पहले हमने अवकलन के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हो सकती थी वो सारी की सारी हमने प्राप्त कर ली है, या यूँ कहें कि छठा, सातवां और आठवां ये 3 चैप्टर हमने अवकलन के यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। और आज से 9वां चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9वें चैप्टर से लेके 12वें चैप्टर तक हम समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। समाकलन एक्चुअल के अंदर अवकलन की ही एक प्रतिलोम प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के अंदर हम बात करेंगे ऐसे फलनों की जिनका अवकलन हमें ज्ञात होगा, और उन अवकलनों को कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करना है, कुछ ऐसी प्रक्रिया वहाँ पर अपनानी है कि वापस हम उस फलन तक आ जाएं। कि बात करें अगर अपने समाकलन की, तो समाकलन जो है वो एक प्रक्रिया है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है, समाकलन एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया जो है वो लागू होगी अवकलजों पर। और अवकल मतलब हमने जो भी फलन का अवकलन किया, या अभी तक हमने जो अवकलन ज्ञात किए, ठीक है, हमने जितने भी अवकलन अभी तक ज्ञात किए हैं उन सब अवकलनों से वापस अब हमें फलन तक जाना है। तो फलन तक जाने की ये जो रिवर्स प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, समाकलन बोलेंगे। कि समाकलन एक प्रक्रिया जो अवकलजों पर लागू होगी। कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक अवकल गुणांक है, अवकल गुणांक, और वो अवकल गुणांक है मान लीजिए cos x। ठीक है, कि हमारे पास किसी एक फलन का अवकल गुणांक यहाँ दे रखा है cos x। अब हमें क्या करना है, इस cos x पर एक प्रक्रिया का यूज़ करना है ताकि हम वापस उस फलन तक पहुँच सकें कि जिसका ये अवकलन है। कि आपको एक ऐसा फलन बताना है जिसका अवकलन जो है वो क्या हो, cos x हो। कि cos x हमें किसी फलन का अवकल गुणांक दे रखा है। अगर इसको पूरा लिखें कि किसी फलन का अवकल गुणांक, तो ये जो अवकल गुणांक आया cos x, ये किस फलन का है, उस फलन को ज्ञात करने की प्रक्रिया जो है वो समाकलन के अंतर्गत आती है, या उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। कि अवकलन की रिवर्स प्रोसेस, इसका मतलब ये होगा कि अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। तो किसी फलन का अवकल गुणांक, बात करते हैं वापस cos x की, कि किसी फलन का अवकल गुणांक अगर cos x है तो वो किस फलन का अवकल गुणांक है, उस फलन को कैसे ज्ञात करेंगे। कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक फलन है f of x, और इसका अवकलन करने पर x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर हमारे पास आया cos x। तो किस फलन का अवकलन cos x, तो ये वैसे तो हम जानते हैं कि sin x का अवकलन cos x होता है। हम जानते हैं sin x का अवकलन cos x होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अपने कह सकते हैं, निरीक्षण से बोल सकते हैं कि यहाँ f of x की जगह क्या आएगा, sin x आएगा। तो वो जो sin x आया, वो sin x जो है वो इस फलन के लिए, मतलब इस cos x फलन के लिए एक प्रकार से समाकलन वाली प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाला एक फलन माना जाएगा। कैसे माना जाएगा वो देखिए अभी। कि यहाँ पर तो डायरेक्ट मैं निरीक्षण से कह सकता हूँ, निरीक्षण द्वारा, कि f of x जो है वो बराबर आएगा किसके, sin x के। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल की बात करें अपने, कि मान लो कि हमें कोई अवकल गुणांक दे रखा है, मान लीजिए अवकल गुणांक है 2x। तो ये 2x जो है ये किसका अवकलन करने पर आया, तो उस फलन को हमने देखना है कि वो फलन क्या होगा। कि हमने किसी फलन का, मान लीजिए कि y, हमने y का x के सापेक्ष अवकलन किया तो वो 2x आया। तो अभी ये y जो है वो कितना होगा, कि y का मान यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ये भी हम निरीक्षण से साफ बता सकते हैं कि y का मान क्या आएगा, x² आएगा। कि अवकलन गणित के अंदर अगर हमने बात करें अवकलन गणित की, तो अवकलन गणित में हमने अवकलन सीखे, हमने फलनों के अलग अलग अवकलन कर दिए। अब उन अवकलनों से वापस फलन तक पहुंचना है, तो अवकलन से फलन तक आने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही किसके अंतर्गत आएगी, समाकलन के अंतर्गत आएगी। कि किसी भी फलन के लिए हमने उसका ज्ञात किया अवकलज, ठीक है, इस फलन का हमने किया अवकलन, तो अवकलन करने पर हमें ये जो मिला
इसको बोलते हैं अपने अवकल गुणांक, या ये भी बोल सकते हैं कि ये उस फलन का अवकलज है। अब क्या करना है, इस फलन के अवकलन से वापस फलन तक आना है, कि इसको वापस बैक साइड में लेके जाना है, कि अवकलन से आपको बनाना है वापस फलन। तो अवकलन से वापस फलन बनाने की ये जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे समाकलन। और प्रक्रिया पूरी होने के बाद में ये जो फलन अपने को मिलेगा, ये जो फलन अपने को मिलेगा, इसके 3 नाम हैं। इसको हम बोल सकते हैं एक तो समाकल, दूसरा अपने इसको बोल सकते हैं प्रति अवकलज, कि अवकलन का उल्टा हो जाएगा ये, तो प्रति अवकलज, और तीसरा इसका एक नाम और भी है, उसको अपने बोलेंगे पूर्वक। तो किसी भी फलन के अवकलन से वापस फलन तक पहुंचने की प्रक्रिया समाकलन कहलाएगी। और समाकलन होने के बाद में ये जो मान आया हमारे पास, ये जिस भी फलन का जो भी मान आया, ये उसको अपने या तो समाकल बोलेंगे, या प्रति अवकलज बोलेंगे, या पूर्वक बोलेंगे। अगर अपने इन 2 एग्जाम्पल की बात करें तो साइन एक्स जो है, साइन एक्स, ये साइन एक्स इस कोस एक्स के लिए प्रति अवकलज है। साइन एक्स कोस एक्स के लिए क्या है, प्रति अवकलज। कि अपने को पता है कि साइन एक्स का अवकलज, साइन एक्स का अवकलज होता है कोस एक्स। तो अपने लिखेंगे कोस एक्स का प्रति अवकलज, कोस एक्स का प्रति अवकलज। तो कोस एक्स का प्रति अवकलज आ जाएगा कितना, साइन एक्स। इस तरीके से कि अगर अपने अवकलन से स्टार्ट करेंगे तो प्रति अवकलज शब्द लगाएंगे। जैसे इसकी बात करें अगर अपने कि एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पर 2x आता है, मतलब एक्स स्क्वायर का अवकलज, यहीं लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का अवकलज, एक्स स्क्वायर का अवकलज ये तो है 2x, तो 2x का प्रति अवकलज, 2x का प्रति अवकलज ये आएगा एक्स स्क्वायर। तो अभी तो सिर्फ एक ही बात हमने यहाँ पर सीखी कि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है। समाकलन अवकलन की ही प्रतिलोम प्रक्रिया है। किसी फलन का जब हमें अवकलन करने पर कोई अवकलज मिल जाता है तो उस अवकलज से वापस फलन तक अगर पहुंचना हो तो किस प्रक्रिया से पहुंचेंगे, उस प्रक्रिया को हम समाकलन बोलेंगे। और समाकलन हो जाने के बाद में जैसे ही वो फलन हमें मिल जाएगा, जैसे ही ये फलन हमें मिला तो उस फलन के हम 3 नाम बता सकते हैं कि उस फलन को हम समाकल भी बोल सकते हैं, उस फलन को प्रति अवकलज भी बोल सकते हैं, और उस फलन को पूर्वक भी बोल सकते हैं। कि हमने फलन से स्टार्ट किया था, फिर उसका अवकलन किया, अवकलन करने से हमें f' मतलब अवकलज का मान मिला। अब इस अवकलज के ऊपर हमने एक प्रक्रिया यूज़ की समाकलन वाली, और उस समाकलन से वापस हमने इस फलन को प्राप्त किया। तो ये जो फलन आया हमारे पास, ये प्रति अवकलज, समाकल या पूर्वक, तीनों में से इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही शब्द को ये व्यक्त करते हैं। तो ये तो हुआ कि इसका गणितीय अर्थ कि समाकलन एक्चुअल के अंदर है क्या। समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है। अगर अपने बात करेंगे इसके ज्यामितीय अर्थ की, हालांकि ज्यामितीय अर्थ को हम डिटेल में चैप्टर नंबर 10 जो हमारा 10वां चैप्टर होगा वहाँ पर हम डिटेल के अंदर इसके ज्यामितीय अर्थ को पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि समाकलन का जो ज्यामितीय अर्थ है, एक्चुअल के अंदर समाकलन जो है वो बनाया किस लिए था। समाकलन की जो खोज हुई थी वो हुई थी समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए। अगर अपने इसके ज्यामितीय अर्थ की बात करें तो जो भी समतल वक्र होते हैं, समतल वक्र, ठीक है, समतल वक्रों का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इस क्षेत्रफल के लिए ही हमने समाकलन जो प्रक्रिया है इसको बनाया है। कि समाकलन की जो प्रक्रिया है वो क्यों बनी है, तो वो समतल वक्रों के क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए बनी है। अब ये जो क्षेत्रफल होता था, ये क्षेत्रफल डायरेक्ट हम किसी सूत्र से नहीं ज्ञात करते थे। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग पार्ट्स बनाते थे और वो पार्ट्स अनंत पदों तक चलते थे। मतलब क्षेत्रफल जो भी हमें दिया जाएगा, कोई भी वक्र आपको दे दिया, उस वक्र का अगर अपने को क्षेत्रफल निकालना है तो उसको अनंत श्रेणियों में विभाजित कर देते थे। अनंत श्रेणियों का मतलब यह कि अनंत पदों में विभाजित कर देते थे, और प्रत्येक पद जो है वो लगभग 0 होता था। कि अनंत श्रेणियों का योगफल, जिसका प्रत्येक पद 0 की तरफ अग्रसर हो, उन सब का जो योगफल है, उन सब का जो संकलन है, ठीक है, समेशन। कि आपने क्या किया, आपको एक वक्र दे रखा है और उस वक्र का क्षेत्रफल अगर निकालना है, कि इस वक्र का क्षेत्रफल निकालना है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है जिसका हमने क्षेत्रफल निकालना है,
इस हिस्से को हम क्या करेंगे, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये अनंत तक चलेंगे। ऐसे नहीं है कि ये कोई 10-20 पार्ट्स हैं या कोई करोड़ 2 करोड़ पार्ट्स हैं, ऐसा नहीं है, ये अनंत तक चलेंगे, अनंत पार्ट्स हैं और बिल्कुल ही शून्य के बराबर हैं। तो प्रत्येक पद का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के उनका जोड़ करेंगे, वो जोड़ समाकलन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो उसी से मतलब वो जो जोड़ है उसको, जिसको हमने संकलन नाम दिया, अभी संकलन मतलब जोड़ को बोलते हैं, और उसी संकलन शब्द से समाकलन शब्द बना है। तो समाकलन एक्चुअल के अंदर अगर अपने ज्यामितीय अर्थ की बात करें तो क्षेत्रफल से संबंधित था। हालांकि इसकी सहायता से हमने आगे और भी, जब आप हायर स्टडीज़ अपने जाएंगे तो वहाँ पर आप इसके बारे में ये भी देखेंगे कि इसकी सहायता से हम आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल तो है ही, समतल वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और अगर जब हम ठोस ज्यामिति की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इसमें आयतन भी देखेंगे कि किस प्रकार से ज्ञात होता है। तो ज्यामितीय अर्थ की बात करें तो क्षेत्रफल या आयतन से संबंधित है, और अगर अपने गणितीय अर्थ की बात करें तो अवकलन की एक प्रतिलोम प्रक्रिया है ये समाकलन। अभी इसके कुछ और नियम या कुछ और हम इसको उदाहरणों से समझेंगे, तो देखिए इसको आगे किस तरीके से करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं किसी फलन का समाकलन। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक फलन है y बराबर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, x का कोई फलन है y के बराबर हमने मान लिया। अब इस फलन का अगर अपने अवकलन करते हैं, मतलब d/dx, और वो भी x के सापेक्ष, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा d/dx, और इधर आ जाएगा कैपिटल f ऑफ x। ये तो हुआ इस फलन का अवकलन। अब ये जो अवकलन आया हमारे पास, ठीक है, ये फलन का जो भी अवकलन आया हमारे पास, इस अवकलन को हमने कोई एक और नाम भी देना चाहे तो दे सकते हैं, स्मॉल f(x) के रूप में इसको अपने मान लेते हैं कि d/dx, और ये जो कैपिटल f(x) है ये बराबर है स्मॉल f ऑफ x के, ठीक है। हालांकि इसको f' के रूप में भी लिख सकते हैं, पर एक बार हमने इसको फलन के रूप में मान लिया, वो डैश लगाना तो इस पर लग जाएगा, लेकिन यहाँ आपने इसको एक बार नया कोई रूप दे दिया, स्मॉल f मान लिया। तो ये किसी फलन का अवकलन है x के सापेक्ष, ठीक है। ये जो प्रक्रिया आई ये एक अवकलन की प्रक्रिया है, ठीक है, ये अवकलन हुआ, और ये जो मिला हमें ये मिला अवकलज। अब हमने क्या करना है, इस अवकलज से वापस इस फलन तक जाना है, ठीक है। इस अवकलज से हमने वापस इस फलन को प्राप्त करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि लिखना कैसे है, कि अब आपको जो भी अवकलज मिला उस अवकलज से वापस अगर फलन बनाना है तो देखिए सबसे पहले तो समाकलन के लिए एक निशान आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये समाकलन के निशान का यूज़ करना है, जिस भी फलन का समाकलन करना होगा उस फलन क्या है इस निशान को आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है। और इस समाकलन के निशान को लगाने के बाद में ये वाला जो अवकलज था ये यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x, और उसके बाद में ये ध्यान रखना कि आपको यहाँ समाकलन करना किसके सापेक्ष है। तो वो प्रश्न में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, तो यहाँ पर आप लगा देंगे dx, कि इस dx को लिखने का मतलब है कि समाकलन जो हम कर रहे हैं वो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जब हम अवकलज के लिए समाकलन की प्रक्रिया का यूज़ करेंगे, तो हमें इस फलन की प्राप्ति होगी, या हमें ये फलन मिल जाएगा कि यहाँ पर जब हम इस पर समाकलन की प्रक्रिया का यूज़ करेंगे तो ये जो अंदर वाला फलन है जिसको मैं y बोल रहा हूँ वो y हमें मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे अपने f, कैपिटल F आ जाएगा और फिर x आ जाएगा, कि इस तरीके से आपको इसको लिखना है कि किसी भी फलन का अगर आप समाकलन करते हो x के सापेक्ष तो इस प्रकार से लिखना है, और आगे जो मिला वो आपको फलन मिल जाएगा। तो जिस फलन का आप समाकलन कर रहे हो उस फलन को हम बोलते हैं समाकल्य, और जो हमें आंसर मिलता है इसको बोलते हैं समाकल। और ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये समाकल्य से समाकल तक जाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, समाकलन बोलेंगे। तो एक तो ये सारा अपने को लिखने का तरीका वगैरह पता होना चाहिए। अब अगर अपने बात करें वापस, ये तो लिखने का तरीका बता ही दिया, अगर अपने यहीं से वापस फिर से अवकलन की बात करें
कि ये तो चलो ठीक है कि हमने समाकलन को लिखने का तरीका देख लिया। अगर मैं यहाँ पर वापस जैसे इसको नाम दे दिया नंबर 1, अगर मैं लिखूँ कि 1 का, ठीक है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए ये क्या बनेगा, d/dx, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पर समाकलन का निशान और f(x) डॉट में आ जाएगा dx, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इधर ये बन जाएगा d/dx और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल Fx, ठीक है, ये मिला। और वो जो दायां पक्ष है उस दाएं पक्ष का मान देखिए, यहाँ से दाएं पक्ष का जो मान है वो यहाँ से किसके बराबर आएगा, स्मॉल f(x) के, मतलब ये बराबर आ गया वापिस स्मॉल f(x) के। तो अब यहाँ से आपको साफ तौर से दिखाई दे भी रहा होगा, देखिए क्या चीज़, कि हमने यहाँ पर पहले समाकलन किया हुआ था, ठीक है, ये पूरा हमने कोई किसी फलन का समाकलन कर दिया। अब मैंने क्या किया, उस समाकलन के ऊपर वापिस अवकलन का यूज़ किया। तो अगर किसी फलन का, ठीक है, ये अभी एक बार इसको फलन मान लीजिए कि ये कोई एक फलन है, उस फलन का ये समाकलन है, उस समाकलन का अगर मैं वापिस अवकलन कर दूं, समाकलन का वापिस अवकलन कर दूं, तो हमें वापिस ये अंदर वाला फलन मिल जाएगा कि एक फलन का अवकलन, एक फलन का हमने समाकलन कर रखा है और उस समाकलन के ऊपर हमने एक अवकलन की प्रक्रिया को यूज़ किया, तो समाकलन अवकलन के प्रभाव खत्म हो जाएंगे, वापिस हमें वो फलन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमने x² का अवकलन किया था, मतलब हमने लिखा था निरीक्षण से कि इसका अवकलन करने पर आया था 2x, ठीक है, या x² का जो अवकलज है वो आया 2x। तो अगर मैं 2x का समाकलन करूं, 2x का समाकलन करने पर, तो 2x का समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, x² प्राप्त होगा। मतलब जिस फलन का अपने अवकलन करते हैं उसका अगर अपने समाकलन कर दें, जिस फलन का अपने अवकलन करते हैं उसका अगर अपने समाकलन कर दें तो वापस हमें फलन मिल जाएगा। या इसको यहाँ से भी कह सकते हैं कि 2x का अगर समाकलन x² है, कि 2x का समाकलन अगर x² है तो x² का जो अवकलन है वो कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा। इस तरीके से मतलब दोनों ही बातें हैं कि अवकलन का समाकलन करो या समाकलन वाले फलन का अवकलन कर दो, हमें उससे एक फलन मिल जाएगा। मतलब अवकलन और समाकलन जो है वो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म करेंगे। और इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे cos x का समाकलन, cos x का समाकलन करने पर हमें मिला था sin x, तो इसका मतलब ये होगा कि sin x का अवकलन करने पर, sin x का अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है कि अवकलन और समाकलन जो है वो एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, एक दूसरे के प्रभाव को वो ख़त्म करते हैं, हमें वापस उस फलन की प्राप्ति हो जाएगी जिस फलन का हमने समाकलन किया था या अवकलन किया था। तो ये सिर्फ अपने को ये जो समीकरण नंबर 1 है अभी तो इसको ध्यान में रखना है कि किसी भी फलन का अगर अपने को समाकलन लिखना है तो वो इस तरीके से लिखना है। और इसको आप i के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप किसके बराबर लिख सकते हैं, i के बराबर भी। तो ये लिखने का तरीका थोड़ा इसको ध्यान में रखना। अब अपने बात करते हैं इसके अलावा कुछ और इसके नियमों की। तो अभी अपने इसके बाद में पढ़ने वाले हैं समाकलन के प्रकार। देखिए समाकलन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो समाकलन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक समाकलन तो होता है अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन, और दूसरा समाकलन इसका अपोजिट हो जाएगा निश्चित समाकलन। ठीक है, समाकलन 2 प्रकार का होता है, एक अनिश्चित और दूसरा है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन के बारे में वैसे तो आप चैप्टर नंबर 10, ठीक है, यहाँ पर पढ़ोगे। निश्चित समाकलन के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे 10वें चैप्टर के अंदर कि निश्चित समाकलन होता क्या है। अनिश्चित समाकलन के बारे में अभी अपने यहाँ पढ़ेंगे। 9th चैप्टर जो है वो सारा का सारा अनिश्चित समाकलन पर ही आधारित है। देखिए अब इसमें अंतर क्या है निश्चित और अनिश्चित में। जो निश्चित समाकलन है एक्चुअल के अंदर यह समाकलन, अपने बात करें डायरेक्ट, कि क्षेत्रफल से संबंधित है। निश्चित समाकलन जो है वो किससे संबंधित है, क्षेत्रफल से संबंधित। हालांकि इसकी सहायता से मैंने आपको पहले भी बीच में बताया था कि आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से अभी हमने जो पढ़ना है अभी के सिलेबस के अंदर वो है क्षेत्रफल, कि निश्चित समाकलन क्षेत्रफल से संबंधित है। तो जब भी किसी वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात आएगी, कि जब भी आपको किसी वक्र का, कि मान लीजिए कि हमने इस वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है,
तो इसमें क्या होगा कि आपको दो प्रकार के ये बिंदु मिल जाएंगे, ये दो बिंदु मिल जाएंगे और इन बिंदुओं से आपने ये कोटि का निर्माण किया। ठीक है, ये आपकी पहली कोटि और ये आपकी दूसरी कोटि। तो ये दो कोटियाँ और दो कोटियों से घिरा हुआ ये वक्र और उस वक्र का ये क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है, दो कोटियों से कोई वक्र अगर अपने बंद कर दें, ठीक है, दो कोटियों से अगर अपने कोई वक्र को बंद कर दें तो उस बंद वक्र का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल निश्चित समाकलन के अंतर्गत आएगा। और चैप्टर नंबर 10 और फिर इसके जो अनुप्रयोग आएंगे 11 नंबर चैप्टर, जो 11वां चैप्टर होगा, वहाँ पर अपने इसको पूरा पढ़ेंगे। तो ये तो हुआ निश्चित समाकलन कि जब हमें दो कोटियों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो वो क्षेत्रफल निश्चित समाकलन के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं अपने अनिश्चित समाकलन की। अनिश्चित समाकलन के अंदर सिर्फ हम समाकलन करना सीखेंगे। एक तो कि समाकलन करना कैसे है, समाकलन की जितनी भी विधियां हैं उन सब विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात इसमें ये भी है अनिश्चित समाकलन के अंदर, वो ये कि जब अपने निश्चित समाकलन करेंगे, ठीक है, जब अपने निश्चित समाकलन करेंगे वहाँ पर जब मैं ये कोटि शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो वो कोटि शब्द जो है उनको दर्शाने के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोटि x बराबर a और यहाँ पर है x बराबर b, ये दो कोटियाँ आ गई हमारे पास। तो वो कोटियाँ जो है वो यहाँ पर यूज़ होती हैं। ठीक है, हालांकि आपने ये फिजिक्स के अंदर 11 नंबर चैप्टर वहाँ 11वीं क्लास के अंदर आपने इस समाकलन के बारे में पढ़ा भी हुआ है कि इस तरीके से आपको इन दोनों सीमाओं को, इसको सीमा शब्द से व्यक्त करते हैं। तो ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, तो यहाँ पर इन सीमाओं का यूज़ किया जाता है जब हमने समाकलन का निशान लगाएंगे। तो निश्चित समाकलन को दर्शाने के लिए यहाँ क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक का ज्ञात करना है कि मुझे a से लेकर b तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो a से लेकर b तक ये कोटियों के रूप में या फिर बात करें सीमाओं के रूप में यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये समाकलन जो है वो आता है निश्चित समाकलन के अंतर्गत। चैप्टर नंबर 10 और 11 के अंदर हम इसके बारे में इस पूरी डिटेल जो है वो देखेंगे, पूरी डिटेल से इसको अपने पढ़ेंगे। तो अनिश्चित समाकलन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अनिश्चित समाकलन के अंदर सिर्फ हम कैलकुलेशन करेंगे, हम सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे। और दूसरी बात उसमें ना तो यहाँ पर सीमाओं का यूज़ करेंगे, हमें तो सिर्फ समाकलन करना सीखना है कि अपने यहाँ पर सीखेंगे कि मान लीजिए कि कोई भी फलन दे दिया, मान लीजिए sin x दे दिया, तो अपने को सिर्फ ये देखना है कि इसका समाकलन क्या होगा। ठीक है, इसका समाकलन क्या होगा। अब एक चीज़ का और यहाँ पर अंतर है, ठीक है, ये तो चलो अपने कर लेंगे इसका समाकलन वगैरह, यहाँ पर कोटियों का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अनिश्चित समाकलन के अंदर यहाँ पर किसी भी तरीके की कोटि जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसका यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। और दूसरा जो अनिश्चित समाकलन का जो मेन जो अंतर है उसकी बात अगर अपने करें तो वो देखिए क्या है। इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। मैं दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर कि अगर अपने बात करें कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर अपने बात करें कि एक्स स्क्वायर के अवकलन की, कि एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हम जानते हैं बराबर होता है कितना, 2x। फिर अपने बात करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन, तो ये भी 2x आएगा क्योंकि कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा। और अगर अपने कुछ और कांस्टेंट यहाँ पे लिख दे, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन, तो ये अवकलन भी हमें कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। मतलब तीन अलग अलग फलन थे आपके पास तीन अलग अलग फलन है, तीन फलन, और उन फलनों का जब आपने अवकलन किया, लेकिन अवकलन जो है वो एक ही प्राप्त हुआ। कि बात करें अगर अपने एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर के लिए भी आंसर 2x आया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करें, इसके लिए भी आंसर 2x मिला। और एक्स स्क्वायर प्लस अगर अपने 2 की बात करें तो इसके लिए भी आंसर जो है हमें कितना मिला, 2x मिला। अब अगर अपने यहीं से समाकलन की बात करें, अगर मैं इन तीनों के लिए, मतलब अभी मेरे को 2x दे दिया, मान लो किसी ने कि आपको एक अवकल गुणांक दे दिया किसी ने, अवकल गुणांक 2x, अवकल गुणांक बराबर मेरे पास कितना है, 2x है। अगर मैं यहाँ पर समाकलन की प्रक्रिया का यूज़ करूँगा इस तरीके से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर समाकलन की प्रक्रिया का यूज़ करूँगा, मुझे पता कैसे लगेगा कि ये जो अवकलन था ये कौन से फलन का अवकलन था। कि अब यहाँ पर तीन ऑप्शन हो सकते हैं मेरे पास, जरूरी नहीं है कि ये तीनों अनंत हो सकते हैं क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, 1 2 3 4 इस तरह कितना भी हो सकता है। अब हमारे को ये डाउट रहता है कि अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखूँ या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखूँ या एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखूँ, कि यहाँ पर अपने क्या लिखें। लिखना तो कोई एक ही फलन पड़ेगा, कि कोई एक ही फलन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही डाउट है कि यहाँ पर लिखा क्या जाए, क्योंकि 2x के अगर अपने समाकलन की बात करें तो वो एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है या एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकते हैं, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पर स्थिति क्लियर नहीं है, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है इस कांस्टेंट के कारण, कि ये जो कांस्टेंट यहाँ पर है, इस कांस्टेंट के कारण ये फलन जो है वो अलग अलग रूपों की तरफ जा रहा है। तो अपने इस रूप को
एक व्यापक रूप की तरफ लेकर जाएंगे, और उस व्यापक रूप की तरफ लेकर जाने के लिए ही अपने यहाँ पर अनिश्चित शब्द का यूज़ करेंगे। या यूँ कहें कि यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो निश्चित नहीं है, कि कांस्टेंट यहाँ पे 0 भी हो सकता था, कांस्टेंट यहाँ पर 1 भी हो सकता था, कांस्टेंट यहाँ पर 2 भी हो सकता था। कांस्टेंट का जो मान है वो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, इसलिए उस कांस्टेंट के मान में अनिश्चितता है। उस अनिश्चितता के कारण ही इस समाकलन को हम क्या बोलेंगे, अनिश्चित समाकलन बोलेंगे। कि मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर 2x का समाकलन लिख दिया x², तो यहाँ पर प्लस के अंदर या माइनस में कांस्टेंट का मान कुछ भी हो सकता है, तो उस कांस्टेंट को यहाँ पर c द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये c इसलिए आया, ये अनिश्चितता के कारण आया। ये अनिश्चितता इसलिए आई क्योंकि अगर किसी फलन के साथ कोई कांस्टेंट प्लस माइनस में होता है तो अवकलन करते समय वो कांस्टेंट 0 हो जाता है। तो हमें पता नहीं लगता अवकलज के अंदर कि वो कांस्टेंट उसमें था या नहीं था, या था तो कौन सा था। कि अगर अपने वापस यहाँ पर आए कि मान लो ये तो अवकलन का मान है, ठीक है, ये सारे अवकलन के मान हैं। यहाँ से वापस समाकलन की तरफ अगर अपने जाएंगे तो ये आंसर लिखें या इन दोनों में से कोई लिखें या इसके अलावा कोई और लिखें, तो उस चीज़ के बारे में अनिश्चितता है, इसी कारण अपने इसको क्या बोलेंगे, अनिश्चित समाकलन बोलेंगे। और उसके उस अनिश्चितता को दूर करने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, सी शब्द का यूज़ करते हैं। सी जो है वो यहाँ पर स्वैच्छिक अचर है, सी स्वैच्छ अचर, और इसका मान अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने बात करें कि cos x के समाकलन की, कि cos x का समाकलन हम जानते हैं, cos x का जो समाकलन है वो कितना होता है, sin x होता है। तो वहाँ पर भी हमें c यूज़ करना पड़ेगा कि cos x का समाकलन बराबर हुआ कितना, sin x। तो प्लस में यहाँ पर भी क्या लगेगा, c लगेगा। कारण ये है क्योंकि अगर अपने cos x के अवकलन की बात करें, सॉरी sin x के अवकलन की बात करें, तो sin x का अवकलन मुझे पता है कि cos x होता है। या फिर अगर मैं बात करूं कि sin x और प्लस में 3, तो इसका अवकलन भी क्या आएगा, cos x है, क्योंकि 3 का अवकलन 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 13 कर दूं तब भी ये 0 बन जाएगा, यहाँ पर 1 लिख दूं तब भी ये cos x ही बनेगा, यहाँ पर 2 लिखूं तब भी ये cos x आएगा। मतलब कांस्टेंट जो है प्लस के अंदर, चाहे वो कुछ भी है, प्लस के अंदर कांस्टेंट कुछ भी है, फलन का जो अवकलन है वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ से समाकलन की तरफ जाएंगे तब यहाँ पर डाउट रहने वाला है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस समय कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो उसको दूर करने के लिए हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया है, सी का यूज़ किया है। कि अब यहाँ पे हमने सी लिख दिया, अब सी का मान चाहे कुछ भी है, यहाँ पर 0 ही रहने वाला है। या यहाँ से अब इधर चलेंगे तो अपनी इच्छा से जो भी सी रहेगा वो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी अपने समाकलन करेंगे, अगर अपने अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं, हमें सीमाओं के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा वहाँ पे, कि यहाँ पर आपको कोई भी सीमा नहीं दे रखी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सी का यूज़ करोगे। और अनिश्चित समाकलन के अंदर सी लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो वो हो सकता है कि कुछ कमी हमारे मार्क्स के अंदर आ जाए। तो एक तो ये ध्यान रखना है, अनिश्चित समाकलन के अंदर हमने सी का यूज़ करना है। अब अपने इसके बारे बाद में अब अपने बात करेंगे कुछ इसके सूत्रों की। जो भी सूत्र हमने अवकलन के पढ़े हुए हैं, उन अवकलनों के सूत्रों की सहायता से समाकलन के सूत्र किस प्रकार से बनेंगे, तो ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं, और उनको रिवाइज करना, उनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है आगे की सभी एक्सरसाइज के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो अपने बात करेंगे नंबर 1, अवकलन करना है मान लीजिए कि किसी भी कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का अवकलन हम जानते हैं कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कि जो सी है वो अचर है कोई। अब अगर अपने यहाँ से ही समाकलन की बात करें कि अगर मैं समाकलन कर दूं इसका, किसका, 0 का, ध्यान रखना जो अवकलन करने पर आएगा हमने उसी का समाकलन करना है। तो अगर अपने 0 का समाकलन करें x के सापेक्ष, तो ये कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, अचर आ जाएगा। कि कांस्टेंट का अवकलन जैसे 0 होता है, तो 0 का समाकलन कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो कांस्टेंट हमने मान लिया c। कि 0 का समाकलन करने पर 1, 2, 3, 4 रूट में, प्लस में, माइनस में, बटा में, पॉइंट में, कैसा भी मान आ सकता है। तो उन सब को जनरलाइज करके हमने सीधा क्या लिखना है, c लिखना है। कि ये c अब कुछ भी हो सकता है, अपनी इच्छा से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपने नंबर 2 दूसरे सूत्र की बात करते हैं। कि हमने पढ़ा हुआ है कि x की पावर n का अवकलन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो अगर अपने यहाँ से समाकलन की बात करें, हालांकि इसको मैं समाकलन के रूप में लिख सकता हूँ, लेकिन अब आप उसको लिखेंगे किस रूप में, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए।
अब यहीं से अगर मैं बात करूं कि कि n की जगह, जैसा कि आपको बुक में दिया हुआ है उसी के अनुसार मैं लिख रहा हूं कि n की जगह अगर मैं n+1 लिख दूं तो क्या बनेगा, कि n की जगह n+1 लिख दें तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर n+1 और इधर आ जाएगा n+1 और साथ में आ जाएगा x की पावर n, क्योंकि यहाँ n+1 लिखूंगा तो -1 के कारण वो एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैं इस फलन का समाकलन कर दूं तो ये वाला अंदर वाला फलन आना चाहिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि समाकलन किया हमने n+1 डॉट x रेज़ टू पावर n dx, तो ये समाकलन जो है, ठीक है, इसका जो समाकलन है वो हमें मिलेगा x की पावर n+1, x की पावर n+1। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। अब एक यहाँ पर थ्योरम दे रखी है और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ वो है क्या, कि जैसे हम किसी फलन का जब अपने अवकलन करते थे तो उस फलन के साथ अगर कोई संख्या गुना में है तो उस गुना वाली संख्या को अपने साइड में कर लेते थे, मतलब उसको बाहर निकल लेते थे अवकलन से। कि मान लीजिए कि हमें अवकलन करना है 3 cos x का, तो अपने क्या करते थे, इस 3 का अवकलन नहीं करते थे, 3 को गुणा में ही अपने बाहर निकाल लेते थे इस तरीके से 3d/dx और अंदर cos x का अपने अवकलन कर देते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से समाकलन के अंदर भी होता है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फलन के साथ गुणा में है तो उस कांस्टेंट को समाकलन के निशान से बाहर निकाल सकते हैं। कि यहाँ पर इस कांस्टेंट को अवकलन से बाहर निकाला यहाँ पर, तो समाकलन के अंदर भी ये नियम हम लागू करेंगे कि कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं समाकलन के निशान से। कि ये कांस्टेंट है n+1, तो इसको समाकलन के निशान से बाहर निकाल लीजिए, तो n+1 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा x रेज़ टू पावर n dx और इधर आ जाएगा x की पावर n+1 और ये भी इसके गुणा में है तो गुणा वाले को आप उधर दाएं पक्ष में ले जाइए, तो x की पावर n डॉट dx ये आएगा x की पावर n+1 और बटा में n+1। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप कोई समाकलन करोगे तो जब तक समाकलन पूरा नहीं हो जाता तब तक आपने c नहीं लगाना, आपने c लास्ट में तभी लिखना है जब समाकलन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कि बीच में कहीं भी आपको c लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि जैसे ये समाकलन हो चुका है तो यहाँ पर अपने क्या लिखेंगे, c लिख देंगे। तो ये दूसरा सूत्र है जो हमें याद रखना है। देखिए ये सारा कुछ इसलिए किया हमने क्योंकि अवकलन के अंदर हमने अवकलन पढ़ा हुआ है x की पावर n का, हमने x की पावर n का अवकलन पढ़ा हुआ है तो हमने x की पावर n का समाकलन यहाँ पर बनाया है। तो x की पावर n का समाकलन होगा x की पावर n+1 और बटा में n+1। और यहाँ पर एक चीज़ आपको पता भी लग रही होगी वो ये कि यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी कि n का मान नहीं होना चाहिए -1। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखेंगे कि n का मान -1 नहीं होना चाहिए। -1 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। कि -1 लिखने से ये अपरिभाषित बन जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम यहाँ लिख देंगे कि n का मान क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस सूत्र की सहायता से देखिए, जैसे मान लीजिए कि x की पावर 3 का समाकलन करना है तो n का मान 3 बन जाएगा, तो यहाँ n की जगह 3 लिखना है तो x की पावर 3+1 और बटा में भी आ जाएगा 3+1, मतलब x की पावर 4 और बटा में 4। और अगर आपको उत्तर की जांच करनी हो तो आप इसका अवकलन करके देख लीजिए। इसका अवकलन करने पर वापस ये फलन बनेगा x³ कि x की पावर 4 का अवकलन, अगर अपने x की पावर 4/4 अगर मैं इसका अवकलन करूं तो 4x³ बटा में 4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वो x³ आने वाला है। और कांस्टेंट का तो वैसे 0 हो जाएगा तो उसको यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो x³। तो उत्तर की जांच भी अपने कर सकते हैं कि ये किसी फलन का हमने समाकलन कर दिया और उस समाकलन से अवकलन करोगे तो ये वापस फलन भी आना चाहिए। तो छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर अपने चेक कर सकते हैं, बड़े क्वेश्चन में तो नहीं करेंगे। अगर आपको करना हो तो छोटे क्वेश्चन के अंदर आप करके देख सकते हैं। तो अभी ये सूत्र अपने को याद रखना है कि x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 और बटा में n+1 और साथ में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। और n का मान क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। और अब अपने इसके बाद में बात करेंगे अपने तीसरे सूत्र की। तो तीसरा जो सूत्र है वो इसी कंडीशन के ऊपर आधारित है कि n का मान अगर -1 हो तो क्या होगा, अगर n का मान -1 हो तो क्या होगा। उसके लिए तीसरा सूत्र, अगर अपने अवकलन की बात करें d/dx ऑफ log x, तो ये अवकलन था 1/x और यहाँ पर हम लिखते थे कि x का मान नहीं होना चाहिए 0। और एक चीज़ का और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है वो ये कि अभी तक तो हमने इसको यूज़ नहीं किया था, लेकिन अभी अपने लिखेंगे
यहाँ पर मोड कि x का जो मान है अगर वो नेगेटिव भी हो तो इस मोड के कारण वो प्लस में आ जाए, क्योंकि log का जो प्रांत था, log के अगर अपने प्रांत की बात करें तो वो धनात्मक वास्तविक संख्याएं थी, मतलब 0 से बड़ी। लेकिन अभी x के मान के बारे में अपने को कुछ भी नहीं पता कि x का मान किस तरीके का हो सकता है, तो उसके लिए अपने को यहाँ पर मोड शब्द का यूज़ करना पड़ेगा कि अगर x नेगेटिव हुआ भी तो इस मोड के कारण अपने आप प्लस में चेंज हो जाएगा। हाँ, ये इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि x जो है वो नॉट इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर वापस, ये तो अवकलन की प्रक्रिया होगी, अगर अपने यहाँ पर समाकलन की प्रक्रिया का यूज़ करें कि इस अवकलन का अगर अपने समाकलन करें कि 1/x डॉट dx, तो ये आना चाहिए log मोड x और प्लस में क्या आना चाहिए c, और यहाँ पर इसको लिख दो x की पावर 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1 dx और ये बराबर है log मोड x। तो अभी जो पिछला सूत्र हमने किया था वहाँ पे हमने लिखा था कि n का मान -1 नहीं होना चाहिए, तो अगर n का मान -1 हुआ तो क्या होगा, तो ये वाला सूत्र लागू होगा कि अपने कह सकते हैं कि अगर n का मान -1 है, हमने लिखा था कि x की पावर n dx जो था वो बराबर था x की पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1 प्लस में c, और n का मान नहीं था -1, तो अगर n का मान -1 हुआ तो ये वाली कंडीशन जो है वो लागू हो गई कि अगर n का मान -1 है तो इसका मतलब x की पावर -1 और x की पावर -1 का मतलब 1/x, तो 1/x का समाकलन के रूप में इसको अपने याद रखेंगे, तो 1/x का समाकलन log मोड x प्लस में c, और x का जो मान है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए इस अवकलन के अंतर्गत, या यहाँ कहीं भी जहाँ x बटा में आ रहा है वहाँ पर वो 0 नहीं होगा। तो ये इसका अपने पास हुआ तीसरा सूत्र। अब इसके अलावा और भी जो अवकलन के सूत्र दे रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको याद करने बुक में दे रखे हैं। जैसे इसमें अगर अपने एक और बात करें अपने नंबर 4 d/dx e की पावर x, तो e की पावर x का अपने को पता है कि अवकलन जो है वो e की पावर x होता है। अब अगर अपने उस अवकलन का वापिस समाकलन करते हैं, इसका अगर मैं वापिस समाकलन करूँ e की पावर x का, तो ये अंदर वाला फलन मिलेगा, तो ये वापिस e की पावर x आ जाएगा, प्लस में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। तो e की पावर x का अवकलन और e की पावर x का समाकलन जो है वो e की पावर x होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, पहला हमने किया था कांस्टेंट 0, मतलब 0 के लिए कि 0 का समाकलन कांस्टेंट होता है। फिर हमने उसके बाद में बात की थी किसकी, x की पावर n वाले सूत्र की, फिर हमने ये log x वाले सूत्र की बात करी, और फिर एक e की पावर x वाले की। एक चीज़ का और अपने को यहाँ पर ध्यान में रखना है, वो ये कि अगर अपने यहाँ पर n का मान 0 ले लें, अगर अपने यहाँ पर n का मान 0 ले लें तो क्या होगा। देखिए n का मान 0 लेने पर तो x की पावर 0, तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो अगर मैं n का मान यहाँ पर 0 ले लूँ तो x की पावर 0 बनेगा और x की पावर 0 का मान 1, तो 1.dx। अब यहाँ अगर अपनी सूत्र की बात करें तो यहाँ पर 0 लिख दूंगा, तो x की पावर 0 प्लस 1 मतलब x की पावर 1, और नीचे जो है वो 1, मतलब कहने का ये है कि x रह जाएगा और साथ में c आ जाएगा। तो एक ये वाली बात भी अपने को ध्यान में रखनी है कि अगर अपने 1 का x के सापेक्ष अगर अपने करते हैं समाकलन तो वो क्या आने वाला है, x आने वाला है। ये वही बात होगी कि x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। अगर अपने बात करें कि d/dx ऑफ x, कि x का x के सापेक्ष अवकलन कितना 1, तो इस 1 का अगर अपने वापिस समाकलन करेंगे, इस 1 का वापिस समाकलन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। c अपने को लगाना ही है क्योंकि अपने अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। और अब इसके बाद में जो भी सूत्र वगैरह हैं वो सूत्र, बाकी के सारे सूत्र आप खुद एक बार उनको पढ़ेंगे, याद करेंगे, उनको लिख के देखेंगे कि किस प्रकार से वो सूत्र बने हैं, और अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी सूत्र के अंदर तो वो आप ज़रूर बताएंगे। और एक चीज़ और, इसमें अपने टिप्पणी की बात करें, अपने को यहाँ पर एक टिप्पणी दी हुई है 218 नंबर पेज पर, 218 नंबर पेज पे नीचे एक टिप्पणी दे रखी है, उस टिप्पणी को आप जरूर पढ़ के देखेंगे। उस टिप्पणी के अंदर इस सी के बारे में बात की हुई है। वो ये बात की हुई है कि जैसे अपनों यहाँ पर जो सी लिखा और एक सी ऊपर भी आया, ठीक है, कि मान लीजिए कि कोई फलन अपने पास अलग अलग फलन है, उस फलन का समाकलन करेंगे तो सी तो दोनों में ही आएगा, ठीक है, तो सी तो हर फलन के समाकलन के बाद आएगा ही आएगा। अब वो जो सी है वो सब में एक जैसा नहीं होता, सी जो है वो सबके लिए क्या रहने वाला है, अलग अलग रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो सी आया और यहाँ जो सी आएगा वो एक जैसा होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ वाला सी उस वाले सी से अलग हो सकता है, इस चीज़ को आप ये ध्यान में रखेंगे।